तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है? सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। सुना आपने, अभी मैंने आपको राहुल गांधी के कौन कौन से बयान दिखाए, एक बार फिर से अपने मुंह से बोल के रिकैप कर देता हूं। राहुल गांधी को लगता है कि अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी को यह भी लगता है कि मोदी के हाथ से सरकार और सरकार चलाने का पूरा सिस्टम अलग थलग पड़ चुका है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी आने वाले समय में देश के अंदर इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उनका ये कहना है कि ये जो जानकारियां मुझे मिल रही हैं, ये तमाम उस सिस्टम से मिल रही है जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी चलाया करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार, जिनको राहुल गांधी अब से कुछ हफ्ते पहले तक पानी पी पी कर कोस रहे थे, उनके बारे में राहुल गांधी ने ये कहा कि ज्ञानेश कुमार जो है वो मुझे जानकारियां भेज रहे हैं। और कैसे जानकारियां भेज रहे हैं? राहुल गांधी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप करके। इसके अलावा आईबी के चीफ भी उन्हें जानकारी भेज रहे हैं। राहुल गांधी ये तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक किस किस तरीके के दावे किए? क्या ये सरकार गिरी और क्या हम एक आर्थिक सुनामी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी का कहना यह है कि ये जो सब कुछ होगा वो इसलिए होगा कि देश में एक भयानक आर्थिक सुनामी आने वाली है। आर्थिक सुनामी की क्या हकीकत है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। मैं ये भी बात करूंगा कि राहुल गांधी के इन बयानों के पीछे क्या कोई तर्क है, क्या कोई जानकारी है, या ये तमाम बातें हवाई हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि भारत की अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भारत क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जो झटके मिल रहे हैं अर्थव्यवस्था को, उसको झेल पाने में समर्थ है, सक्षम है या नहीं, इसकी भी हम बात करेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अभी कैसी है। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि राहुल गांधी ने सरकार को लेकर क्या क्या बड़ी बातें की। मैंने अभी आपको राहुल गांधी के कुछ बयान सुनाए, मैं इसी बात को एक ग्राफिक के जरिए आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक फंक्शन के दौरान कौन कौन सी बातें कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और सरकार को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियां की, लेकिन क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी आज तक कभी सच साबित हुई है? इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं राहुल ने क्या क्या कहा। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो? अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है? सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में,
अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो राहुल गांधी ने क्या क्या भविष्यवाणी की है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको ग्राफिक के जरिए दिखाता हूं ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देश में एक भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है देश में आंतरिक विद्रोह का माहौल बन रहा है। आपको पता है राहुल गांधी ने किस तरीके से अब से कुछ जो हफ्तों पहले ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा था, और उन्होंने पोस्ट के अंदर क्या कहा था? उन्होंने पोस्ट के अंदर कहा था कि युवा, जेन जी और स्टूडेंट्स आगे आए और आगे आकर देश के संविधान को बचाए। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। और राहुल गांधी ने यह बात किसके संदर्भ में कही थी? आपने देखा बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, कैसे जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। आपने देखा नेपाल के अंदर क्या कुछ हुआ। क्या भारत में कभी ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल छोटे देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और यहां पर क्या इस तरह की कोई क्रांति हो सकती है? अब राहुल गांधी दिवा स्वप्न जरूर देख सकते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे किसी भी तरह का कोई आधार है? मुझे तो कम से कम नहीं लगता। अब इसीलिए हम आगे भी बढ़ते हैं और मैं बताता हूं इसके अलावा राहुल गांधी ने और क्या क्या किया है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेता जेन जी को सड़कों पर उतरकर विद्रोह करने के लिए पहले भी कह चुके हैं, लेकिन क्या आपको कोई भी ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन जेन जी का आज तक दिखाई दिया है? नहीं। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, मैं इस तमाम सिचुएशन के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन राहुल गांधी कभी कभी ऐसे दावे कर देते हैं ना जो बिल्कुल सर के ऊपर से चले जाते हैं। जैसे उन्होंने क्या दावा किया है? उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार की सिस्टम से जुड़े हुए बड़े लोग, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनको राहुल गांधी ने पानी पी पी कर कोसा है, उन्हीं के ऊपर उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा था। लेकिन ना तो हाइड्रोजन बम फूटा, ना उसका असर चुनाव आयोग पर पड़ा, ना उसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा, बल्कि उस हाइड्रोजन बम को फोड़ने के बाद बिहार में बुरी तरह से जो कांग्रेस गठबंधन था, आरजेडी और कांग्रेस का, उसकी बुरी तरीके से हार हो गई। अब वो ये भी कह रहे हैं कि देश की संस्थाओं के अंदर विद्रोह बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीईसी, मैंने आपको कहा ना ज्ञानेश कुमार की उन्होंने बात कही, और खुफिया विभाग के अधिकारी लगातार उनसे संपर्क में हैं, उनको पास हमेशा अंदर से जानकारी मिल रही है, और मोदी सरकार ऐसी परिस्थितियों में इमरजेंसी लगा सकती है, क्योंकि सिस्टम के ऊपर मोदी सरकार का कंट्रोल नहीं है। और अगर कोई क्रांति जेनजी, स्टूडेंट्स और युवा उतर कर देते हैं तो मोदी सरकार उन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा साल भर भी मोदी पीएम नहीं रहेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी कुछ दिनों से ये जरूर कह रहे हैं कि राहुल साल भर के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास अभी भी एक बड़ा बहुमत है। मैंने माना आपको कि 240 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मिली थी, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, जितने भी बड़े राज्यों में, दिल्ली की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, जितने भी राज्यों में 2024 के बाद चुनाव हुए, उन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा कैसे भूल सकते हैं? उस हरियाणा के अंदर जहां पर कांग्रेस की सरकार बस आने वाली है, इसके दावे सब कुछ कर रहे थे। तो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के हिसाब से मोदी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के आधार पर मोदी न केवल स्ट्रांग पोजीशन पर हैं, बल्कि उन्होंने
उनका सिस्टम से कंट्रोल हट गया है, इस बात को मैं थोड़ा हंसी के साथ लेता हूं, क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री को समझते हैं, वो बहुत कंट्रोल फ्रीक है। अगर एक भी चीज उनके मन की ना हुई या उनको ये लगे कि ये व्यक्ति जानकारी लीक कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं। अब ज्ञानेश कुमार, वो ज्ञानेश कुमार जिनको राहुल गांधी ने पानी पी पी कर कोसा है, वो राहुल गांधी को मैसेज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लूपहोल्स बताएंगे। इस बात पर कोई समझदार व्यक्ति सिर्फ हंस ही सकता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के जो आर्थिक पैरामीटर्स हैं वो अभी किस तरीके के हैं। जो भारत के आर्थिक पैरामीटर्स हैं उसकी भी हम बात करेंगे। भारत के आर्थिक पैरामीटर्स में अगर महंगाई की दर देख लीजिए तो अप्रैल में 3.8 से के आसपास थी। मैं मानता हूं मई में ये महंगाई की दर बढ़ी है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, रुपया गिर रहा है, तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपर ही ऊपर जा रही हैं, नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड की। आपको याद होगा 2019-20 में कोविड आया था। कोविड में भारत की जो जीडीपी थी वो माइनस में चली गई थी। आपको पता है कितना लंबा लॉकडाउन चला था, उसके बाद भारत ने कितना लंबा संघर्ष किया, लेकिन कोविड के खत्म होने के बाद हमने देखा कि किस तरह से भारत के अंदर न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, बल्कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। तो कोविड का एक बहुत बड़ा झटका हमने झेला था। इसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध, आपको पता है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उस रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भी पूरी दुनिया पर एक बड़ा संकट आया था, जिसके चलते तेल की कीमतें जो हैं वो असामान्य हो गई थी। लेकिन इस संकट को भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बेहतर ढंग से संभाला और देश को इस संकट से उभारा। इस ये युद्ध हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन इस युद्धकालीन परिस्थितियों के बाद भी भारत की जो है ग्रोथ रेट वो एक स्ट्रांग सिचुएशन पर बनी रही, और आज भी भारत की ग्रोथ रेट जो विकसित देश हैं उनसे भी कहीं ज्यादा है। अब आप तीसरी बात कर लेते हैं। आपको पता है एक बड़ा संकट आया था जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। उससे भी भारत निपटा, उससे भी भारत न केवल निपटा, भारत ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के साथ जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हुए हैं, और उसकी बातचीत अब अंतिम दौर में कही जा रही है। अब ये चौथा संकट आया है जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध है। ये युद्ध अभी भी चल रहा है। आपको पता है हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन बुरी तरह बाधित हुई है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया है, वहीं ईरान ने पलटवार गल्फ के तमाम देशों पे किया है। ये तमाम देश जो गैस और ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई करते हैं। हॉर्मुज की अब नाकेबंदी भी अमेरिका ने कर दी है, और अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तुरंत फुरत कोई संघर्ष विराम हो जाए इसकी संभावना भी नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि आपदा में अवसर खोज लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। मैंने उनको देखा है। आपको याद होगा 2001 में गुजरात का भूकंप आया था, और गुजरात के उस भूकंप की मैंने 24/7 लाइव रिपोर्टिंग 26 तारीख से की थी। मैं 26 जनवरी को ही गुजरात पहुंच गया था, और लगभग एक महीने मैंने गुजरात उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा कवर किया था। जो भुज और कच्छ का क्षेत्र है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका था। लेकिन जब 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कच्छ के रीडेवलपमेंट का एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसके बाद आज आप ये कहें भुज चले जाइए तो आपको एक वर्ल्ड क्लास सिटी वहां पर नजर आती है। ऐसे ही उन्होंने कोविड से भारत को बाहर निकाला, पूरी दुनिया को वैक्सीन लगवाई। इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध में जब 7% से ऊपर महंगाई दर चली गई थी, उस सिचुएशन को भी उन्होंने कंट्रोल में किया। ट्रंप के टैरिफ बम के ऊपर भी उन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिससे इसका प्रभाव कम हो सके। और चौथी चुनौती ईरान अमेरिका का युद्ध है। मैं मानता हूं कि दुनिया के अंदर आर्थिक परिस्थिति बेहद खराब है। मैं ये भी मानता हूं कि पेट्रोल और डीजल को लेकर अभी तेल कंपनियों को एक
एक बड़ा घाटा हो रहा है। मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आज की तारीख में भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं वो दुनिया में सबसे कम दामों में से एक है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाँ, इस सब के बीच सबसे बड़ा संकट इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि भारत का रुपये डिवैल्यू हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में कुछ अच्छे और सशक्त कदम उठाएगा। तो एक लाइन में अगर कहने की बात हो कि क्या राहुल गांधी की इन भविष्यवाणियों में से कुछ भी सच साबित होगा, तो मेरे गले से नहीं उतरता। हाँ, उनकी ये बात मान लेता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर एक आर्थिक सुनामी आने वाली है, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह से बन गई है, खासतौर से हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के चलते और इस युद्ध के चलते, तो ये आर्थिक सुनामी आएगी। लेकिन क्या भारत इसको हैंडल नहीं कर पाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता। क्या प्रधानमंत्री का देश के सिस्टम पर से कंट्रोल छूट गया है? मैं ये भी नहीं मानता। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सिस्टम में किस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। जो चौथी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनके पास सिस्टम से जुड़े लोगों से जानकारी आ रही है। अगर राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि उनके व्हाट्सएप पर ज्ञानेश कुमार सीईसी के मैसेज आ रहे हैं, आईबी चीफ के मैसेज आ रहे हैं, तो उनके इस दावे पर लोग हंस ही सकते हैं। मैं ये नहीं कहता लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं और तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टच में नहीं रहते हैं, लेकिन कब किसको क्या जानकारी दी जानी है ये भी बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और आपको याद होगा, एक पत्रकार के तौर पे कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अपने पद पर बैठे हैं 2014 के बाद, सरकार की नीतियों या सरकार की घोषणाओं से जुड़ी हुई एक भी खबर आज तक लीक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी हमें मजाक मजाक में कहा करते थे, भाई आपकी दुकान है टीवी चैनल या अखबार चलाना, आपकी दुकान मैं क्यों चलाऊं, यानी मैं आपको खबर लिखने के लिए, खबर छापने के लिए जानकारी क्यों दूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और जब से वो प्रधानमंत्री हैं तब से उन्होंने इस चीज पर कि सिस्टम के अंदर लीकेज ना हो, इसको लेकर काफी बुनियादी और पुख्ता काम किया है। तो राहुल गांधी की इस बात पे सिर्फ हंसा जा सकता है, उनकी इस बात को समझा जा सकता है पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कि राहुल गांधी कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं जिसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगली बात, क्या प्रधानमंत्री मोदी इमरजेंसी लगा देंगे? मैं इतना कह सकता हूं कि आरएसएस और बीजेपी का कोई नेता इमरजेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इमरजेंसी कैसी थी, किन परिस्थितियों में लगाई थी, इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगाई थी, इसके बारे में बहुत विश्लेषण हो चुका है। आप याद कीजिए 2014 से लेकर 2026 तक, आज तक इतनी बुरी परिस्थितियां होने के बाद नरेंद्र मोदी ने धारा 356 यानी केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को बर्खास्त किए जाने का आज तक कोई फैसला नहीं किया। वो संविधान की को धता बताते हुए, संविधान को अंगूठा दिखाते हुए वो कैसे इमरजेंसी लगा देंगे, ये समझ और सोच के परे है। और क्या एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। मोदी सरकार अब 2029 के लिए काम कर रही है। कल एक बड़ा वीडियो करेंगे कि कैसे वो परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन के अपने पूरे के पूरे जो उनका थॉट है उसको कैसे अमली जामा पहनाने के लिए काम कर रही है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की दावे कई पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर पर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन इसमें से मुझे कुछ सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी संभावना है ही नहीं।